हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश जो बचे कुचे थे आज की इस वीडियो में फिनिश करने वाला हूं। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं तीसरे पार्ट तक के कुछ खास गद्यांश बताया था जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहाँ पर लिंक डली हुई है, उसको देख लो, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जो बचे हुए आगे के चैप्टर्स हैं, तीसरे पार्ट से लेकर के आगे के 7वें चैप्टर तक के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं पूरे को क्लियर कराऊंगा। और ये दोनों वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आप सातों चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम में आपके 6 अंक एकदम कंफर्म है, ठीक है। एकदम लिख करके रख लो, 6 अंक कोई भी आपका नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बचे हुए चैप्टर्स को भी फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ये क्या लिखूं चैप्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिया गया है, ठीक है। और यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। यहाँ तक ये पूरा गद्यांश है, ठीक है। और इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे कैसे, देखो आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। ये हो गया 2 अंक आपका कंफर्म। अगला देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची गई है तो इतने की व्याख्या देख लेते हैं। चलिए देखो, लेखक कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप लिखो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप लिखो, निबंध लिखो, ठीक है ना। क्या लिखूं, निबंध ही है तो निबंध की बात हो रही है। लेखक कहते हैं कि निबंध लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमारे मन में कुछ अलग ही विचार उठते हैं, ठीक है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, यानी कुछ ऐसे विचार उठते हैं और हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, यानी हमारा हृदय एकदम फुर्तीला हो जाता है कोई भी चीज़ें लिखने के लिए। और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है, यानी हमारे मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। आवेग मतलब कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ लिखनी ही पड़ती है, ठीक है। और उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, उस समय हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि यार हम किस टॉपिक पे लिखें, ठीक है ना। यानी विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें हम अपने हृदय के विचारों को भर ही देते हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक हो उसमें हम अपने हृदय के विचारों को भर देते हैं। बस ये इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। देखो, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है तो आप लोग आगे देखेंगे तो देखिए लिखा गया है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यानी कि मनोभावों को क्या बताया गया है, हैट बताया गया है, ठीक है ना। जैसे हैट को हम खूंटी में टांगते हैं वैसे मनोभावों को हम अपने विषय में रखते हैं, ठीक है ना। तो मनोभाव हमारे क्या हो गए, हैट हो गए, ठीक है ना। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। तो हैट हो गए हमारे मनोभाव, ठीक है। अब देखो, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है तो आप लोग यहाँ पे देखे ही होंगे, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा लिख देंगे, आंसर कंप्लीट, ठीक है। ऐसे आपका ये गद्यांश पूरा सॉल्व हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। देखिए अगला, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। देखो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर का गद्यांश है, ठीक है। भारतीय संस्कृति चैप्टर जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो पाठ का नाम आप लोग लिख देंगे भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है तो लेखक यह कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति और सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना मतलब सामूहिक एकता, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति या सामूहिक एकता जो है हमारे देश की प्राण है, यानी हमारा देश इसी पर टिका हुआ है, यानी संस्कृति और एकता पर ही हमारा देश टिका हुआ है। और इसी नैतिक चेतना यानी नैतिक एकता के सूत्र से हमारे गांव, हमारे देश के नगर नगर और गांव गांव, प्रदेश और संप्रदाय, संप्रदाय मतलब समझ लो कोई समूह, ठीक है ना। समूह यानी संप्रदाय यानी समूह और अलग अलग वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, ठीक है ना। इसी एकता और नैतिकता के सहारे वहाँ पर सब लोगों में एकता फैली हुई है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से महात्मा गांधी जी ने, बापू ने मतलब महात्मा गांधी जी ने जनसाधारण यानी आम आदमियों को, ठीक है ना, बुद्धिजीवियों, बुद्धिजीवियों मतलब अंग्रेजों के, ठीक है ना, बुद्धिजीवियों मतलब अंग्रेजों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था, ठीक है ना। बुद्धिजीवियों मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने के लिए, क्रांति करने के लिए हमारे गांधी जी ने इसी नैतिक एकता का सहारा लिया था और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जोश उत्पन्न कर दिया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक है।
जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा। तो यहाँ पे देखिए अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, गद्यांश सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला, यह एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यहाँ से शुरू होता है और एक ही हो जाता है तक जाता है। संदर्भ पूर्ववत कर देंगे, यानी जैसे पिछले वाले में बताया हूँ सेम यहाँ पे लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यानी लेखक कहते हैं कि हमारे देश में व्याप्त जो एकता है, ठीक है ना, हमारे देश में व्याप्त जो एकता है ये केवल काव्य में दर्शाने वाली भावना नहीं है, यानी केवल इसको काव्य में ही वर्णित नहीं किया जा सकता, यानी कि काव्य में तो इसको बहुत जगह दर्शाया गया है, ये केवल काव्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, यानी इतिहासों में भी इस एकता का वर्णन किया गया है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक, यानी हमारे देश की एकता जो है हजारों साल से अलग अलग रूप रखते हुए अनेकों जलप्रपात आप लोग देखते होंगे जहाँ पर ऊंचे से जल गिरता है, काफ़ी ऊंचे ज़्यादा जो है पहाड़ों से भी जल गिरता है। जलप्रपातों और प्रवाहों यानी बहावों का संगम स्थल यानी मिलन स्थल बन करके एक प्रकांड यानी भयंकर, ठीक है, एक भयंकर और गहरे समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यानी एकता का भाव जो है जिस प्रकार समुद्र गहराई के रूप में व्याप्त है और अनेकों नदियां और प्रवाह एक जगह पर मिलते हैं, वैसे ही ये एकता का भाव जो है हमारे भारत के लोगों में व्याप्त है जिसको हम भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गई व्याख्या। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बस आप लोग यहीं से कि यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, ये हो गया। अब भाई चलते हैं अगले गद्यांश पे। देखिएगा अगला गद्यांश तो दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ अगला गद्यांश। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, इसी चैप्टर का है भारतीय संस्कृति का, और यहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, ये आवश्यक हो गया है तक। ठीक है, देखो संदर्भ में पूर्वत रहेगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेखक कहते हैं कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। लेखक कहते हैं कि एकता के भाव से भरे हुए एक ऐसी मूर्ति को, मूर्त रूप को मतलब एक ऐसी मूर्ति को हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए भी देखा है। यानी गांधी जी का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि एकता से परिपूर्ण एक मूर्ति को हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए भी देखा है। वो कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है ना, और उन्होंने हमें अमरत्व की यानी अमरता की यानी कभी ना मरने की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में नए नए मज्जा डाल दिया। मज्जा क्या होता है? हड्डियों के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है ना, उसको मज्जा कहते हैं। यानी हमारी सूखी हुई हड्डियों में मज्जा डाल दिए और हमारे मृत प्राय यानी मरे हुए शरीरों में, ठीक है ना, मरे हुए के समान शरीर में नए प्राण फूंक दिए और मुरझाए हुए भारत के वासियों के दिलों को फिर से खिला दिया, यानी फिर से प्रसन्नता भर दिया। यानी हमारे अंदर उन्होंने ऐसा साहस उत्पन्न किया कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा छोड़े, चलो भागो सालों यहाँ से, ठीक है, और हमारे देशवासियों के मुरझाए हुए दिल फिर से खिल गए। ठीक है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? उन्होंने गांधी जी के द्वारा किए गए पराक्रम को बताते हुए हमें भी ऐसा पराक्रम करने का उपदेश देना चाहा है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आंसर बनाए जाते हैं दोस्तों, और सब आंसर आपको यहीं पे नहीं मिल जाएंगे, आप लोगों को अपने से भी कुछ ढूंढना पड़ता है। देखो, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और उपयोग को नियंत्रित भी तक जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ पूर्ववत कर देंगे पिछले वाले जैसा। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, यहाँ से यहाँ तक पहला रेखांकित अंश है। ठीक है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो विज्ञान आज हमें ताकत और शक्ति दे रहा है, नई नई तकनीकें दे रहा है, उस तकनीकों का उपयोग हमें एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। यानी जो विज्ञान हमारे देश को उन्नति के नए नए तरीके प्रदान कर रहा है, हमारे देश के वासी उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका उपयोग एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? गिराने में कर रहा है। ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों को उन्नति नहीं होने दे रहा है उन तकनीकों का प्रयोग करके, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें करना क्या है कि जागृत होना पड़ेगा और इन चीज़ों को हमें अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यानी कि लेखक कहना ये चाहते हैं
कि अगर हम किसी भी चीज़ को नियम पूर्वक, नैतिक अंकुश मतलब नियमता पूर्वक किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति जो है वो हमारे लिए हितकारी नहीं होगी, ठीक है ना, यानी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, यानी हमारे अंदर जब एकता का भाव रहेगा तभी हम एक दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके उन्नति की ओर जाएंगे, और वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है। यानी ये अच्छी एकता का भाव जो है हमारी शक्ति को, यानी विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति को हमारे लिए उपयोगी बना सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए हमें एकता के भाव में रहना चाहिए और विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अगला गद्यांश आ चुका है। ईर्ष्या का काम है जलाना, ये हो गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का, ठीक है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि बहुत ज़्यादा खास चैप्टर है। इस बार इसके 50% गद्यांश आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ये समझ लो। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, ईर्ष्या का काम जलाना है। देखिए, ये गद्यांश का संदर्भ में लिख देंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि एक दूसरे से जलन का जो भाव होता है, यानी जो ईर्ष्या का भाव होता है, उसका काम जलाना होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ईर्ष्या का भाव जो है उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके हृदय में वह स्वयं उत्पन्न होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर दूसरे से जलन मचाता है तो पहले वो भाव उसी को जला डालता है, यानी वो पहले खुद जल जाता है, उसके बाद दूसरे का कुछ बिगड़ता है। पहली बात तो कोई जलन करने वाला किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। ईर्ष्या का क्या काम है, तो ईर्ष्या का काम जलाना है, और वह सबसे पहले किसे जलाती है, वह जिसके हृदय में उत्पन्न होती है उसी को पहले जला डालती है, ठीक है। हो गया गद्यांश सॉल्व। अगला देखो, 3 ही प्रश्न रहेंगे, ध्यान देना। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ये भी उसी चैप्टर का है, तो संदर्भ तो सेम टू सेम हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर, यानी जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता, उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाता जो उसके पास मौजूद हैं। इन जो व्यक्ति एक दूसरे से जलता है वो अपने पास मौजूद सुख सुविधाओं को अच्छा नहीं मानता, उसे वो चीज़ें हमेशा तुच्छ लगती हैं और उसे दूसरों की कम चीज़ें भी उसे अच्छी लगती हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। यानी व्यक्ति दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी होता है और अपने पास मौजूद सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता, जो एक दूसरे से जलने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना। लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान किसे कहा है? ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में जन्म लेती है। यही चीज़ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अगला, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, ये भी उसी चैप्टर का है, तो संदर्भ तो सेम टू सेम हो गया, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लेखक कहते हैं कि अगर हमें एक दूसरे से जलन के भाव से बचना है, यानी हम नहीं चाहते कि हम इससे उससे जलें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें मानसिक अनुशासन, यानी अपने मस्तिष्क को हमें अनुशासन में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने मस्तिष्क को अनुशासन में रखना होगा, एक दूसरे के प्रति कोई भी जलन का भाव नहीं रखना होगा। अब दूसरा है, जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है ना। यानी जिस दिन, ये देखिए, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यानी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है एक दूसरे से जलता है, जिस दिन वह खुद को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा ला लेगा ना, जिस दिन वह खुद को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा लाएगा, उसी दिन से वह जलन करना बंद कर देगा, ठीक है ना। जिस दिन से वह खुद को आगे बढ़ाने के तरीके सोचने लगेगा, ना कि इससे उससे जलने के तरीके, ठीक है ना। ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय है? मानसिक अनुशासन है। ऐसे आपका ये गद्यांश पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, ये भी उसी चैप्टर का है, ठीक है ना। देखिए, तो संदर्भ भी इसका सेम टू सेम हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध जो है, यानी ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन के साथ होता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका दोस्त भी या फिर कोई इधर उधर का स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जलता रहता है, जो कंपटीशन करने वाले होते हैं, ठीक है ना, कि यार वो कभी मुझसे आगे ना निकल जाए, कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मैं उसको पिछला सकूँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि ईर्ष्या का जो कनेक्शन होता है वो जलन यानी कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन होता है, ठीक है। क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। जो भिखमंगा व्यक्ति होगा वो करोड़पति वाले व्यक्ति से कभी भी जलन नहीं करेगा, वो केवल अपने भिखमंगे व्यक्ति से ही जलन करेगा। और करोड़पति व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या करता है, ना कि भिखमंगे व्यक्ति से, ठीक है ना।
तो यही चीज़ है कि ईर्ष्या का संबंध कंपटीशन से होता है। देखो, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप देखिए, कभी ये लेखक ये कहते हैं कि कंपटीशन से व्यक्ति का विकास होता है। जैसे आप कोई धंधा कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी वही धंधा कर रहा है, अब दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो एक दूसरे का विकास होगा। लेकिन अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मत अनुसार, रसेल कोई लेखक हैं, ठीक है, जिनके सिद्धांत के अनुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। यानी एक एग्जाम्पल देते हुए लेखक ये कहते हैं कि जैसे नेपोलियन सीजर नामक व्यक्ति से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर नामक व्यक्ति से स्पर्धा करता था, और सिकंदर हरकुलिस नामक व्यक्ति से स्पर्धा करता था, वैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ऐसे बना चढ़ा करके लिखना है, टेंशन मत लेना कि यार हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, कौन किससे प्रतिद्वंदिता करता है, तो अपने सेम के, यानी जो सेम औकात के होते हैं, यानी करोड़पति व्यक्ति भिखमंगे से ईर्ष्या नहीं करता, यानी सेम औकात वाले आपस में ईर्ष्या करते हैं। देखो, ईर्ष्या से प्रतिद्वंदिता का क्या संबंध है? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं कर सकता, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए, अगला आ चुका है अजंता चैप्टर, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पूरी बुक आज की इस वीडियो में फिनिश हो जाएगी आप सभी का। पार्ट 2 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लो, उसको भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, अजंता चैप्टर, ठीक है। भगवत शरण उपाध्याय लेखक हैं, पाठ का नाम अजंता हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। यानी कहते हैं कि अजंता में जो बनी हुई गुफाएं हैं, उनकी छतों को पहले रगड़ करके चिकना कर लिया गया, ठीक है, चिकना कर लिया गया, और उसके बाद जो चिकना तल बना उस पर भाई अनेकों प्रकार के चित्र बना दिए गए। यानी ऐसा लगता था जैसे चित्रों की एक दुनिया ही बस गई हो, ठीक है, ऐसे लिखना है। और उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, और वो बने हुए चित्रों में वहाँ पर जो कलावंत यानी कलाकार लोग हैं, चेले लोग हैं, चेला जिसको कहते हैं, गुरु का चेला, ठीक है ना, यानी चेला और कलाकारों ने मिल करके उन चित्रों में रंग भर दिया और प्राण फूंक दिया। यानी उन चित्रों को एकदम सजीव बना दिया। प्राण फूंक दिया मतलब एकदम सजीव बना दिया, जैसे वो ओरिजिनल लग रहे हो, ठीक है। और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ें आप लोग यहाँ पे आंसर देखिए, जीवंत बनाया गया यानी प्राण फूंका गया। तो बस यहाँ से लिखना शुरू करना है कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। प्राण फूंक दिए मतलब जीवंत बना दिए, सेम चीज़ है। अब देखिए, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्पष्ट कर देंगे। अब देखिए अगला, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये भी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का है, ठीक है। तो संदर्भ तो हो जाएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसका मतलब ये है कि ईर्ष्या का सबसे बड़ा मुख्य जो पोर्शन है, सबसे मुख्य भाग जो है वो निंदा है, एक दूसरे की बुराई करना। यानी जो व्यक्ति एक दूसरे से जलते हैं ना, किसी को उन्नति होते हुए अगर वो देखते हैं तो वो कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए वो एक दूसरे व्यक्ति से उसकी बुराई करने में ही लग जाते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु का जो ईर्ष्या का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो निंदा होता है, ठीक है ना। बड़ी बेटी का नाम मतलब मुख्य भाग निंदा होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है यानी एक दूसरे से जलन करने वाला होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी एक दूसरे की बुराई करने वाला भी वही होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। यानी वो उन्नति करने वाले व्यक्ति को लोगों की नज़रों से गिराने के लिए वह उनके सामने उसकी बुराई करने में लग जाता है, निंदा करने में लग जाता है। निंदा मतलब बुराई, ठीक है, एक दूसरे की बुराई करना। जैसे आप उन्नति कर रहे हैं तो आपका कोई गांव का आपका ही कोई व्यक्ति जो आपसे जलता है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके प्रिय लोगों से, जैसे आपके दोस्त हो गए, आपके परिवार वाले हो गए इधर उधर के, ठीक है ना, उनसे क्या करेगा, आपकी निंदा करेगा, जिससे आप अपने परिवार वालों की नज़रों में गिर जाएं, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे नज़रों में गिराने के लिए ऐसा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे सेम टू सेम आप लिख देंगे कि निंदा करने वाला यानी निंदक इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों से निंदा करके वो जो व्यक्ति होता है उसको नज़रों के सामने गिराना चाहता है, ठीक है।
और ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है, क्योंकि वो दोनों को ऐसा काम करने में आनंद मिलता है, बस यही संबंध है और क्या संबंध है। ठीक है, देखो घा वाला ये भी आपका आ चुका है अजंता चैप्टर का, कितना जीवन बरस पड़ा है। तो गद्यांश का संदर्भ तो आप लोग सेम टू सेम लिख देंगे, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखो कितना जीवन बरस पड़ा है, यानी कि लेखक ये कहते हैं कि अजंता में बनी हुई दीवारों का वर्णन करते हुए, गुफाओं में बनी हुई दीवारों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ पर बने हुए चित्रों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कितना जीवन बरस रहा है, यानी उन चित्रों में सजीव व्यक्ति बने हुए हों उन दीवारों पर। ठीक है ना, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला हुआ हो। फसाने अजायब मतलब आश्चर्यजनक कहानियों का। ठीक है ना, यानी जिन कहानियों को देख करके, जिन चित्रों को देख करके हमारे मन में कुछ अलग ही विचार उठते हैं, यानी दीवारों में बने हुए चित्रों को देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे आश्चर्यजनक कहानियों का भंडार खुला पड़ा हो और कहानी से कहानी टकराती हुई चली गई है। वो जो चित्र बने हुए हैं उसमें कहानियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं। कहीं पर बंदरों की कहानियां दर्शाई गई हैं, कहीं पर हाथियों की, कहीं पर हिरणों की, कहीं पर क्रूरता की यानी बुराई की कहानी दर्शाई गई है, तो कहीं पर डर की कहानी दर्शाई गई है, कहीं पर दया की कहानी यानी एकदम दुलार की कहानी दर्शाई गई है, तो कहीं पर त्याग भावना की कहानी दर्शाई गई है। ठीक है ना, और वहीं पर कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें जहां पर कहीं पर तो बेरहमी दिखाई दे रही है, बेरहमी दिखाई दे रही है, यानी कोई रहम नहीं है। ठीक है ना, यानी कोई भी किसी के ऊपर दया नहीं है, कोई रहम नहीं है, बेरहमी है। कई कहानियां तो ऐसी है जिसमें कहीं पर बेरहमी दिखाई पड़ती है और इधर उधर वहीं पर कहीं पर दया का समुद्र भी उमड़ा पड़ा है, यानी उसी कहानी में कहीं पर दया भी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे मिक्स करके कहानियां वहां पर बनाई गई हैं। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूटा पड़ा है, यानी कहते हैं कि कई कहानियां ऐसी हैं कि वहीं पर पाप भी करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे साइड में क्षमा का स्रोत भी फूटा पड़ा है, यानी क्षमा योग्य बातें भी वहीं चित्र में दर्शाई गई हैं। बस यही चीजें हैं। दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं, तो यहीं पे आप लोग देख सकते हो, राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथे सियसते चले गए हैं, यानी इन्हीं से संबंधित, राजा और कंगलों से, बिलासी और भिक्षुओं से, नर और नारियों से, मनुष्य और पशुओं से, इनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका ये वाला भी गद्यांश सॉल्व हुआ। अब देखिए लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपका पानी में चंदा चांद पर आदमी। चंद्रयान 3 की वजह से आपका ये कुछ ज़्यादा खास चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, इस वजह से ये खास हो जाता है। देखो तो ये पानी में चंदा चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती, संदर्भ आप लोग लिख देंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, तो लेखक कहते हैं कि जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनुछयी सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। देखो भाई समझना, देखो जब तक व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं पहुंचा था तो क्या होता था, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजें बताते थे कि नहीं यार चंद्रमा में ये है, चंद्रमा में वो है, दुनियादारी है, यानी फालतू हम लोगों को उल्लू बनाते थे। तो लेखक कहते हैं कि जिस समय, जिस क्षण, यानी जिस समय डगमगाते डगमगाते यानी डरते डरते मनुष्य के पग यानी मनुष्य के पैर जैसे ही धूल से सने हुए, धूल धूसरित मतलब धूल से सने हुए, चंद्रमा की अनछुई, अनछुई मतलब जिसको अभी तक किसी ने स्पर्श नहीं किया था, यानी पहली बार जब मनुष्य के पैर चंद्रमा की सतह पर पड़े तो मानो कि ऐसा हुआ कि हजारों लाखों लोगों की जो अनेकों पालित पोषित मतलब बताई गई, ठीक है ना, अनेकों लोगों की बताई गई जो अनेक अंधविश्वास थे, झूठी बातें थी और जितनी भी झूठी कल्पनाएं थी, उन सब पर पैर का प्रहार ही हुआ हो। यानी जैसे ही व्यक्ति वहां पर पहुंच गया तो वो सब कुछ जान गया, तो इसकी उसकी जो झूठे अंधविश्वास थे और कल्पनाएं थी वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, यही व्याख्या है। मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या हैं, तो आप लोग यहीं पे देख लेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है ना। असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं यानी चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, मानव मन में सदा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, खास है और लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो भाई लास्ट गद्यांश से। देखो आप लोग देखिएगा, संदर्भ तो सेम टू सेम हो गया, ठीक है, जो अभी पिछले वाले में बताया हूँ। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो यहाँ से यहाँ तक, यानी लेखक जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है, मानव मन जो है हमेशा से ही, सदा से ही, हमेशा से ही अज्ञात, यानी ऐसे रहस्य जो हमें ज्ञात नहीं थे,
अनजान, अज्ञात मतलब अनजान, ठीक है ना, अनजान रहस्यों को खोलने और जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है, एक्साइटेड रहा है, ठीक है ना। मनुष्य का जो मन है वो हमेशा से अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहा है, और जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा, यानी जहाँ तक पहुंचना संभव नहीं था वहाँ तक भी वो कल्पना करके पहुंच चुका है, ठीक है ना। उसकी अनगढ़ यानी बेढंगी और अविश्वसनीय यानी जिस पर विश्वास ना किया जाए कथाएं जो है उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरण शक्ति का काम करती रहीं। यानी जो व्यक्ति की अलग अलग कथाएं जो है, जो कई लोग बनाए थे कि यार चंदा मामा है, ये है वो है, ठीक है ना, जो अनेकों कथाएं थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, वो हमेशा उसको मोटिवेशन देती रहीं और हमेशा उसको सत्य के निकट पहुंचाने में काम करती रही, ठीक है। ये हो गया मनुष्य सत्य के निकट पहुंचाने में कौन शक्ति काम करती रही, तो यही है अविश्वसनीय कथाएं और अनगढ़ कहानियां, ठीक है। अब देखो अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है, तो यूरी गागरिन को, ठीक है। ये हो गया। मनुष्य जहाँ नहीं पहुँच सकता था वहाँ पहुँचने के लिए उसने क्या किया, तो आप लोग यहीं पर अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। वहाँ नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना किया, ठीक है ना। यानी जहाँ पर वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर उसने कल्पना किया पहुँचने के लिए। मानव मन किसके लिए उत्सुक था, तो हमेशा अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने के लिए उत्सुक था, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी किताब के जो क्लास 10th की हिंदी थी, पूरे भाई एक एक क्वेश्चन और एक एक गद्यांश जो खास हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने करा दिया है। अगर दोनों पार्ट आप लोग ध्यान से देखे होंगे ना, दोनों पार्ट आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो भाई 6 अंक आपके कंफर्म होने वाले हैं, कोई भी आपका ये अंक काट नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।